ताराद्वार हाई स्कूल की क्लास ए 2 में जब शिक्षक वशिष्ठ ने 2 नए छात्रों के शामिल होने की घोषणा की तो सबकी नज़रें गरुड़ और लखन पर टिक गईं। बहुत से छात्रों के लिए ये किसी बिजली के झटके जैसा था। ऋचा की तो मानो जान ही निकल गई। उसे तुरंत वह घटना याद आ गई जब गरुड़ ने अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उसे बुरी तरह पस्त कर दिया था। वह पुरानी यादें अभी भी उसके दिमाग में ताज़ी थीं और वह समझ नहीं पा रही थी कि इस खबर पर कैसे प्रतिक्रिया दे। वहीं विक्रम और अर्जुन के चेहरे पर भी स्पष्ट हैरानी थी। विक्रम ने गुस्से में फुसफुसाते हुए अपने नेता लव की तरफ देखा, ये लोग अचानक हमारी क्लास में कैसे आ गए? लव, जो क्लास मॉनिटर था, उसने भी इस सवाल को सुना लेकिन वह भी इस स्थिति से पूरी तरह अनजान था। गरुड़ ने अपनी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, नमस्ते सभी को, मैं गरुड़ हूँ। मैं आप लोगों के साथ पढ़ने के लिए उत्सुक हूँ। गरुड़ ने अपनी जादुई क्षमताओं के बारे में कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वह पहले ही दिन अनावश्यक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। उसके अतीत में कुछ पुराने विवाद थे और वह नहीं चाहता था कि ये लोग उसके लिए मुश्किलें खड़ी करें। उसे लगा कि नई चीज़ें शुरू करने से पहले पुराने मसलों को सुलझाना जरूरी है। गरुड़ के परिचय के बाद क्लास में कानाफूसी शुरू हो गई। ये नाम इस क्लास में पहले भी गूंज चुका था जब मॉनिटर लव ने उसका जिक्र किया था। फराह खान ने गरुड़ को ध्यान से देखा, क्योंकि उसे याद था कि पिछली बार लव ने इसी नाम को लेकर हंगामा किया था। हालांकि भारत, धीरज और वीना जैसे टॉप विजार्ड्स ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी बातचीत में ही व्यस्त रहे। शिक्षक वशिष्ठ इस स्थिति को लेकर बेबस थे, क्योंकि वे उन छात्रों को जबरदस्ती कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे। गरुड़ के बाद लखन ने भी संक्षेप में अपना परिचय दिया। उसने भी अपनी गैस आधारित जादुई शक्तियों का कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका मजाक उड़ाया जाए। क्लास ए 1 में तो लोग उससे डरते थे, लेकिन यहाँ सब बड़े रसूखदार थे, इसलिए लखन ने शांत रहना ही बेहतर समझा। जैसे ही दोनों अपनी सीटों पर बैठे, शिक्षक वशिष्ठ क्लास शुरू करने ही वाले थे कि तभी आखिरी पंक्ति से लव खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था, मानो उसे किसी ने बहुत बड़ा अपमानित किया हो। फराह खान ने तंज कसा, लगता है लव की जुबान उसकी जादुई शक्ति से ज़्यादा तेज चलती है। फराह लव को एक कायर मानता था जो केवल कमजोरों पर रौब जमाता था। शिक्षक वशिष्ठ ने त्योरी चढ़ाते हुए लव की ओर देखा। उन्होंने अपनी नोटबुक्स मेज पर रखी और सीधे लव के सामने खड़े हो गए। उन्होंने सख्ती से कहा, लव, सबसे पहले तो अपने लहजे को सुधारो। क्या तुम्हें बड़ों से बात करने का तमीज नहीं है? वशिष्ठ का ये रूप देखकर लव दंग रह गया। उसे ऐसा वशिष्ठ पहले कभी नहीं देखा था। सामने की पंक्तियों में बैठे छात्रों की हंसी छूट गई। लव, जो हमेशा शिकायतों का पिटारा लेकर बैठता था, आज उसे ही सबके सामने डांट पड़ रही थी। ये देखकर बाकी छात्रों को बहुत मजा आ रहा था। गरुड़ और लखन ने एक दूसरे को देखा। गरुड़ मन ही मन सोचने लगा कि वशिष्ठ का बर्ताव कैसे बदला। शायद इसका संबंध पिछली मीटिंग से था, जहां पुराने हेडमास्टर को हटा दिया गया था। अगर ऐसा है तो यह उनके लिए अच्छा है। अंत में लव ने अपना गुस्सा दबाते हुए पूछा, सर, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि इनका ट्रांसफ़र हमारी क्लास में क्यों हुआ? क्या आप भूल गए कि कुछ दिन पहले इसी ने लिफ्ट के पास हमारे साथियों को बुरी तरह घायल कर दिया था? आपने ऐसे व्यक्ति को क्लास में आने की इजाज़त कैसे दी? लव की बात सुनते ही पूरी क्लास में खामोशी छा गई और फिर हड़कंप मच गया। कुछ छात्रों की नज़रों में नफरत साफ दिखने लगी। शिक्षक वशिष्ठ ने माहौल को भांप लिया और अपना थोड़ा दबदबा दिखाते हुए चिल्लाए, शांति। कमरे में सन्नाटा पसर गया। वशिष्ठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा, यह फैसला ऊपर के अधिकारियों का है। अगर किसी को समस्या है तो वे मैनेजमेंट बिल्डिंग में जाकर बात कर सकते हैं। और एक बात याद रखें, पुरानी बातें भूल जाए। अब से आप सभी सहपाठी हैं। वशिष्ठ की बात सुनकर लव चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया, लेकिन क्लास के बाकी छात्र हैरान थे कि स्कूल प्रबंधन खुद इस मामले में शामिल था। सभी की नज़रें अब गरुड़ और लखन पर टिकी थीं। बढ़ता दिल। पुलिस मुख्यालय की जेल में खूंखार मार्कस ने अंततः हार मान ली थी। उसने अपने पूरे जीवन में कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया था।
उसके सामने खड़ी महिला उसे मानो किसी खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रही थी। यदि वह वास्तव में गंभीर हो जाती तो वह उस यंत्रणा की कल्पना भी नहीं कर सकता था जो उसे सहनी पड़ती। इस स्थिति से बचने के लिए उसने सहयोग करने का निर्णय लिया। मार्कस बोला, मैं वह सब कुछ बता दूंगा जो मुझे पता है। वैद्या ईवा ने बिना किसी भाव के सिर हिलाया। पूछताछ करने वालों को उससे कीमती जानकारी प्राप्त करनी थी। अगर उसे पॉइजन डैगर के अंदर की कोई महत्वपूर्ण बात नहीं पता थी तो ये पूरी पूछताछ समय की बर्बादी थी। इससे पहले कि बूढ़ा अपराधी कुछ कहता, वैद्या ईवा ने मिस्टर लॉरेंस को सवाल पूछने का इशारा किया, क्योंकि रिपोर्ट तैयार करना उन्हीं की जिम्मेदारी थी। मिस्टर एनबाल्ड ने पास खड़े होकर कहा, उससे जितनी जानकारी निकाल सको निकाल लो। मिस्टर लॉरेंस ने सिर हिलाया और जेल की कोठरी के अंदर कदम रखा। वे मार्कस के थोड़ा करीब गए और पूछा, तुमने उस छात्र जादूगर गरुड़ पर हमला क्यों किया? ये सवाल हर किसी को उलझन में डाल रहा था। उस लड़के को पार्ट टाइमर के तौर पर काम करते हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था। केवल कप्तान तपन की टीम का सदस्य होने के कारण पॉइजन डैगर का इतना ध्यान आकर्षित करना सामान्य नहीं था। विभाग प्रमुख बिली वुड्स समेत सभी लोग हैरान थे। मार्कस ने सवाल को समझने में थोड़ा समय लिया। उसे याद आया कि उसकी मौजूदा सारी मुसीबतें उसी लड़के की वजह से थीं। अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं थी। मार्कस ने अपना सिर उठाया और जवाब दिया, मेरे मास्टर ने मुझे उसे मारने का काम सौंपा था। मिस्टर लॉरेंस हैरान रह गए। मास्टर? लेवल 2 जादूगर के लिए मास्टर कौन हो सकता है? पास खड़ी वैद्या ईवा चुपचाप दिलचस्पी के साथ पूछताछ देख रही थी। लॉरेंस ने फिर पूछा, तुम्हारा मास्टर कौन है? मार्कस थोड़ा हिचकिचाया। सामने खड़ी उस खौफनाक महिला की आंखों में देखकर उसने लार नीली और कांपती आवाज में बोला, वह हमारे हॉल मास्टर हैं, लेवल 4 बगमैज किलियन हॉफर। ये सुनते ही वहां सन्नाटा पसर गया। मिस्टर लॉरेंस अंदर तक हिल गए थे। यह एक सुनियोजित हमला था। लेवल 4 का जादूगर किलियन हॉफर पर्दे के पीछे से अपने साथी लक्षित विली की मदद कर रहा था। वैद्या ईवा की आंखों में एक चमक कौंधी। लेवल 4 के किसी अस्तित्व ने एक छात्र जादूगर को मारने का आदेश दिया था। उसे लगा कि मामला कप्तान तपन से जुड़ा है। उसके मन में एक अनसुलझा सवाल पैदा हुआ। मिस्टर एनबाल्ड भी हैरान थे। शायद पॉइजन डैगर ने उस मिशन के दौरान कप्तान तपन की पूरी टीम को खत्म करने का फैसला किया था। मिस्टर लॉरेंस ने खुद को संभाला और पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे मास्टर उस लड़के को क्यों मारना चाहते थे? क्या ये कप्तान तपन की वजह से है? उन्हें लगा कि यह पॉइजन डैगर की कोई पुरानी रंजिश होगी, क्योंकि कुछ महीने पहले ही कप्तान तपन का लेवल 4 जादूगर लक्षित विली के साथ गंभीर टकराव हुआ था। मार्कस का दिमाग अभी भी थोड़ा धुंधला था, लेकिन वह ईवा को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उसने अपनी आखिरी बातचीत याद करते हुए कहा, मेरे मास्टर ने सिर्फ इतना कहा था कि यह मिशन उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर मैं इसे पूरा कर देता तो वे मुझे अच्छा इनाम देने वाले थे। इस जवाब ने बाकी लोगों की उलझन और बढ़ा दी। वैद्या ईवा ने टिप्पणी की, यह मिशन तपन से बिल्कुल संबंधित नहीं है। दो बातें साफ थीं। पहला, मिशन किलियन के लिए बहुत जरूरी था, इसलिए ये लक्षित विली से संबंधित नहीं था। दूसरा, अगर ये तपन की टीम को खत्म करने की सामान्य प्रक्रिया होती तो सिर्फ एक नौसिखिए को मारने के लिए इतना बड़ा इनाम क्यों दिया जाता? ईवा को लगा कि शायद तपन को कुछ ऐसा पता था जो किसी साजिश की ओर इशारा करता है। मिस्टर लॉरेंस ने अगला सवाल पूछा, क्या तुमने अपने संगठन में कप्तान तपन के बारे में कुछ सुना है? मार्कस ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं सिर्फ एक लेवल 1 जादूगर हूँ। मैं छोटे मोटे काम करता था, इसलिए मेरी पहुंच लेवल 2 या लेवल 3 के जादूगरों तक नहीं थी। लॉरेंस ने फिर पूछा, क्या तुम्हारी संस्था में किसी को कप्तान तपन के हालिया मिशन के बारे में पता था? मार्कस ने जवाब दिया, नहीं। जैसा कि मैंने कहा, मैं किसी उच्च स्तरीय सदस्य के संपर्क में नहीं आया था, सिवाय हॉल मास्टर के, जब उन्होंने मुझे ये काम सौंपा था। लॉरेंस ने माथे पर बल डालते हुए सोचा कि इसका मतलब है कि जानकारी लीक नहीं हुई थी। अब बारी लक्षित विली के बारे में जानने की थी।
उन्होंने पूछा, लेवल 4 जादूगर लक्षित विली क्या कर रहा है? मार्कस ने मना करते हुए कहा, मास्टर लक्षित हमारे संगठन में एक रहस्यमयी हस्ती हैं। हम में से किसी भी निम्न स्तर के जादूगर ने उन्हें संगठन में नहीं देखा। जब लक्षित विली का जिक्र आया तो वैद्या ईवा और गंभीर हो गई। ये पूछताछ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। अगर उन्हें विली के बारे में कोई सुराग मिल जाता तो यह एक बड़ी सफलता होती। ईवा ने मार्कस को धमकी देते हुए कहा, बूढ़े आदमी, बोलने से पहले फिर से सोच लो। हमें लक्षित विली के बारे में सब कुछ जानना है। मार्कस डर गया। उसने घबरा कर कहा, नहीं नहीं, कृपया मेरी बात सुने। मैंने जो कुछ भी जाना था वह बता दिया है। ईवा ने पूछा, ध्यान से याद करो, क्या तुमने लक्षित विली के बारे में कुछ सुना है? कोई छोटी सी अफवाह भी? मार्कस ने अपना थूक निगला। उसने फिर से कोशिश की। जल्द ही उसे टास्क इश्यूइंग हॉल में सुनी गई एक गपशप याद आई। कुछ समय पहले उसने एक छोटे मिशन की तलाश में हॉल में सुना था कि मास्टर लक्षित जल्द ही पॉइजन डैगर की एक नई शाखा खोलने वाले हैं और इसके लिए वे कुशल जादूगरों की भर्ती कर रहे हैं। मार्कस ने जो सुना था वह वैद्या ईवा को बता दिया। ईवा का चेहरा गंभीर हो गया। उसे समझ आ गया था कि बात में दम है। ये जानकारी उस संगठन के अंदर की हलचल को दर्शाती थी। बढ़ता दिल। भूमिगत जेल में मार्कस के जवाबों ने मिस्टर लॉरेंस और वैद्या ईवा को स्पष्ट दिशा दे दी थी। लॉरेंस ने वैद्या ईवा की ओर देखते हुए पूछा, वैद्या ईवा, आप क्या सोचती हैं? वैद्या ईवा ने गंभीर होते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह जानकारी सच है। लॉरेंस ने सिर हिलाया। अगले कुछ घंटों तक पूछताछ जारी रही, लेकिन मार्कस से दो मुख्य जानकारियां निकल कर आईं। पहली, किलियन हॉफर का गरुड़ को मारने का आदेश, और दूसरी, लक्षित विली का पॉइजन डैगर की एक नई शाखा को संभालने की योजना। जब मार्कस से और कुछ उगलवाना नामुमकिन लगा तो वैद्या ईवा ने कहा, मुझे लगता है कि पूछताछ अब खत्म कर देनी चाहिए। हमारे पास पर्याप्त जानकारी है। लॉरेंस ने भी सहमति जताई, जी वैद्या ईवा, हमें जो जानना था वह पता चल गया है। दोनों जेल की कोठरी से बाहर निकले और जेल रक्षक मिस्टर इनबाल्ड से मिले। इनबाल्ड ने कहा, ये जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा समय ले गया। पूछताछ के दौरान मिली जानकारी ने उन्हें डरा दिया था, खासकर पॉइजन डैगर की नई शाखा वाली बात। यदि यह सच था तो सरकार पर दबाव बहुत बढ़ जाएगा। वैद्या ईवा ने अपनी चिंता जताते हुए कहा, हमारे देश का माहौल अब बदलने वाला है। इससे पहले कि यह खतरनाक जादूगरों का सुरक्षित ठिकाना बन जाए, हमें उन्हें रोकना होगा। मिस्टर इनबाल्ड ने गहरी सांस ली। ये लेवल 4 के जादूगरों के बीच की जंग होने वाली थी। सब लोग जेल से बाहर आ गए। इनबाल्ड अपनी केबिन की ओर चले गए और वैद्या ईवा अपने विभाग के लिए रवाना हो गईं। मिस्टर लॉरेंस लिफ्ट से 5वीं मंजिल पर पहुंचे। शुक्र है कि पूछताछ दोपहर से पहले खत्म हो गई थी, वरना विभाग प्रमुख बिली वुड्स उनसे नाराज हो जाते। लॉरेंस को पता था कि विभाग प्रमुख बहुत भारी दबाव में हैं। लेवल 2 का जादूगर होने के नाते वह उन शक्तियों का अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे जिन्हें लेवल 5 के जादूगर झेल रहे थे। उनके मन में बस एक ही चिंता थी, कप्तान तपन की सेहत, जिनमें सुधार के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। लॉरेंस विभाग प्रमुख के केबिन के पास पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। अंदर से अनुमति मिलने पर वे भीतर गए। बिली वुड्स वहीं बैठे थे, मानो रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हों। बिली वुड्स ने पूछा, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि पूछताछ सफल रही। लॉरेंस ने सिर हिलाया और पूरी बात विस्तार से बताई। किलियन हॉफर का नाम सुनते ही बिली वुड्स की आंखों में हैरानी दिखी। उनके अनुभव के अनुसार यह कोई छोटी घटना नहीं थी। गरुड़ को मारने की कोशिश और कप्तान तपन का मिशन, ये दोनों अलग अलग घटनाएं हो सकती थीं, लेकिन दोनों ही गंभीर थीं। बिली वुड्स सोचने लगे, किलियन हॉफर गरुड़ को क्यों मारना चाहता था? फिलहाल उनके पास 3 बड़ी चुनौतियां थीं, लक्षित विली को रोकना, कप्तान तपन का इलाज करना और गरुड़ पर हुए हमले की साजिश सुलझाना। बिली वुड्स ने गरुड़ की फाइल देखी थी। पीली नदी अकादमी ने उसे अपने गुट में शामिल किया था, इसीलिए तपन ने उसे अपनी टीम में रखा था। विभाग प्रमुख होने के नाते वे किसी बड़े गुट से जुड़े मामलों में लापरवाही नहीं बरत सकते थे।
हालांकि फिलहाल सरकार की प्राथमिकता लक्षित विली को पकड़ने की थी। लॉरेंस ने वैद्या ईवा द्वारा बीच में टोके जाने और क्रॉस क्वेश्चन करने के बारे में भी बताया। बिली वुड्स ने मुस्कुराते हुए कहा, वह लड़की हमेशा की तरह चतुर है। बिली वुड्स ने मेज पर उंगलियां थपथपाते हुए निष्कर्ष निकाला। यदि लक्षित विली कोई प्रतिबंधित प्रयोग करने की तैयारी कर रहा था, तो वह नई शाखा का स्थान उसके लिए सबसे उपयुक्त होगा। वे जादूगर सत्ता और पद में नहीं, बल्कि अपने शोध की सफलता में रुचि रखते थे। लॉरेंस के जाने के बाद बिली वुड्स अकेले रह गए। उन्होंने खुद से कहा, हमें उसे तभी खत्म कर देना चाहिए था जब उसने अपना पहला प्रतिबंधित प्रयोग किया था। हमारी लापरवाही के कारण अब मामला हाथ से निकल रहा है। तपन की स्थिति के बारे में उन्हें वैद्य मिहिर से अपडेट मिल रहे थे, जो अभी भी गंभीर थे। बिली वुड्स ने मेज पर रखे रनिक चक्र को सक्रिय किया। तुरंत उनके सामने एक बड़ी स्क्रीन उभरी, जिसमें लाल प्रांत रेड प्रोविंस का नक्शा था। पूरे प्रांत का आकार बहुत बड़ा था। बिली वुड्स ने सोचा कि भूसे के ढेर में सुई ढूंढना जैसा काम है। यदि यह शाखा किसी दूसरे प्रांत में हुई, तो समस्या और बढ़ जाएगी। उन्हें अन्य सरकारों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। बिली वुड्स ने गहरी सांस ली और योजना बनाने लगे। पहले पूरे लाल प्रांत की तलाशी लेनी होगी, फिर धीरे धीरे अन्य प्रांतों में जाल फैलाना होगा। उन्होंने महसूस किया कि सरकार के पास लेवल 5 के जादूगरों की संख्या 200 से भी कम थी, जो इसे एक बड़ी चुनौती बनाता था। भविष्य में खतरा और भी बढ़ सकता था। कोल्ड स्वेट स्माइल। तारा द्वार हाई स्कूल की क्लास A2 में जब मिस्टर वशिष्ठ ने अपना लेक्चर खत्म किया, तो किसी ने भी कोई सवाल नहीं पूछा। वशिष्ठ अपनी पढ़ाई से संतुष्ट थे और उन्होंने आगे की तैयारी शुरू कर दी। गरुड़ की नज़रें एक ठंडी चमक के साथ क्लास के माहौल को भांप रही थीं। वह समझ रहा था कि लव के मन में अभी भी गुस्सा है और वह भविष्य में जरूर कोई न कोई मुसीबत खड़ी करेगा। लव के साथ पिछली झड़प के बाद गरुड़ ने उसके स्वभाव को थोड़ा समझ लिया था। अगर मौका मिला, तो लव उन पर हमला करने से नहीं चूकेगा। गरुड़ ने खुद को शांत किया। वह जानता था कि अभी उसके लिए पंगा लेना सही नहीं है, खासकर जब टॉप 5 विजार्ड्स पर उसकी नज़र थी। अभी उनमें से कोई भी गरुड़ में रुचि नहीं ले रहा था। ये स्वाभाविक भी था, क्योंकि गरुड़ को अपनी शक्तियों को जागे हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, जबकि क्लास के सीनियर विजार्ड्स उससे 1 साल बड़े थे। उनकी ताकत में काफ़ी अंतर था। गरुड़ ने सोचा कि अभी भिड़ना बेवकूफ़ी होगी। उसके लिए यही सही समय है कि वह अपनी प्रतिभा को बढ़ाने के तरीके ढूंढे और दुर्लभ वस्तुओं को हासिल करे। पास ही बैठा लखन लेक्चर को बहुत ध्यान से सुन रहा था, जैसे उसे पिछली किसी घटना से कोई फर्क ही न पड़ा हो। गरुड़ ने अपने विचार झटके और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। जैसा गरुड़ ने सोचा था, मिस्टर वशिष्ठ के फैसले से लव और उसके दोस्तों को बहुत बुरा लगा था। लव के मन में वशिष्ठ के लिए सम्मान कम हो गया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि वशिष्ठ ने हेडमास्टर के सामने उन्हें डिफेंड नहीं किया। ऊपर से गरुड़ का उनकी क्लास में आना लव के लिए किसी अपमान से कम नहीं था। पास ही बैठी ऋचा के मन में तो और भी ज्यादा नफरत थी। वह गरुड़ से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि पिछली बार गरुड़ ने उसे बुरी तरह पस्त किया था और उसे क्लिनिक जाना पड़ा था। उसने मन ही मन सोचा कि सीधे लड़ने के बजाय लव के अहंकार को भड़काना ज़्यादा असरदार होगा। उसने मन ही मन एक चाल बुनी। विक्रम ने जब ऋचा को अजीब तरह से मुस्कुराते देखा, तो उसे कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन उसने अभी कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। क्लास में मौजूद अन्य छात्रों ने अब गरुड़ को परेशान करना छोड़ दिया था, क्योंकि वे लोग अब इस मामले को और आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। लंच का समय हुआ। क्लास खत्म होते ही लखन ने गरुड़ का हाथ पकड़ा और तेजी से क्लास के बाहर निकल गया। उनकी इस जल्दबाजी को देखकर बाकी छात्र मजाक उड़ाने लगे, अरे कैंटीन कहीं भागी नहीं जा रही है, आराम से चलो। क्लास में ठहाके गूंज उठे। लव ने उन दोनों को जाते हुए देखा और तिरस्कार से नाक भान सिकुड़ी। लव, ऋचा, विक्रम और अर्जुन क्लास से बाहर निकले। कैंटीन के रास्ते में ऋचा ने अपना नाटक शुरू किया। वह अचानक उदास हो गई और रोने का अभिनय करने लगी। ये देखकर सब चौंक गए। विक्रम तो दंग रह गया, क्योंकि कुछ देर पहले ही वह बिल्कुल शांत थी। लव ने झुंझलाते हुए पूछा, ऋचा क्या हुआ?
ऋचा ने धीमी आवाज में कहा, लव, मुझे डर है कि गरुड़ अब हमारी क्लास में है तो वह हमें परेशान करेगा। पहले वह क्लास A2 में था तो हम कुछ नहीं कर सके, लेकिन अब तो वह हमारे साथ है। ये सुनकर लव का मूड और खराब हो गया। उसे गरुड़ का नाम सुनना भी पसंद नहीं था। लव ने अपनी हताशा छिपाए और आत्मविश्वास दिखाते हुए कहा, चिंता मत करो, हम कुछ सोच लेंगे। आज पहला दिन है, अभी हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। लव को अपनी ताकत पर भरोसा था, उसे लगता था कि गरुड़ अभी नौसिखिया है। ऋचा अंदर से निराश हुई कि लव अभी तैयार नहीं है, लेकिन उसने ऊपर से कहा, ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास है तो हम निश्चिंत हैं। कैंटीन पहुंचकर गरुड़ ने लखन से पूछा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? गरुड़ को लगा था लखन के पास कोई जरूरी बात होगी। लखन ने मुस्कुराते हुए कहा, गरुड़, तुमने सुबह लव का व्यवहार देखा ही था। क्या करने वाले हो? गरुड़ ने शांत स्वर में कहा, अभी हम अपना प्रोफाइल डाउन रखेंगे। जब तक हम इस नए माहौल में ढल नहीं जाते तब तक शांत रहना ही बेहतर है। लखन ने चिंता के साथ पूछा, और अगर लव पीठ पीछे कोई चाल चले तो? गरुड़ की आंखों में एक ठंडी चमक आई जिसे लखन नहीं देख पाया। उसने कहा, उम्मीद है कि वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं करेगा। बढ़ता दिल। दोपहर के भोजन के समय लखन की चिंताएं मुझे समझ आ रही थीं, लेकिन मेरे लिए अंत में सब कुछ मेरी सुरक्षा और शांति पर आकर रुकता है। अगर लव ने मेरी सीमा पार की तो मेरे पास उसे रास्ते से हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। हाई स्कूल के 2 साल और बाकी थे और मैं लव की चालों को इतने लंबे समय तक झेलना नहीं चाहता था। लखन अब शांत था, उसे बस मेरे आश्वासन की जरूरत थी और अब उसकी चिंताएं दूर हो चुकी थीं। मैंने उससे कहा कि कल से हम सामान्य कैंटीन के बजाय स्पेशल कैंटीन में खाना खाएंगे। दोपहर की कक्षाएं शांति से बीत गईं। लव शांत था, लेकिन ऋचा की नफरत का एहसास मुझे अभी भी दूर से हो रहा था। कक्षा खत्म होने के बाद मैं और लखन स्कूल से निकल गए। पहले दिन ज्यादा हंगामा नहीं हुआ, यह मेरे लिए राहत की बात थी। मैं जल्द ही इस नए माहौल में ढल जाऊंगा, लेकिन अभी मेरा पूरा ध्यान अपनी प्रतिभा बढ़ाने पर केंद्रित था। घर पहुंचकर मैंने पाया कि मां की नाइट शिफ्ट थी, इसलिए घर पर केवल पिता बद्री थे। मैंने जल्दी से ताज़ा होने का फैसला किया। नहाने के बाद मुझे अचानक कप्तान तपन की याद आई, लेकिन मैं अभी उनकी स्थिति के बारे में कुछ नहीं कर सकता था। मैं नीचे आया, जहां पिता होलोग्राम पर खबरें देख रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया और मेरी तरफ मुड़े। मैंने सोफे पर बैठकर उन्हें बताया कि मैं क्लास A1 में ट्रांसफ़र हो गया हूँ। ये सुनकर बद्री खुशी से झूम उठे। उन्होंने उत्साह के साथ पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ। मैंने स्कूल प्रबंधन के फैसले का बहाना बना दिया, जो उन्हें उचित लगा। जब उन्होंने पूछा कि मैं उनसे क्या पूछना चाहता हूं, तो मैंने बिना किसी भूमिका के सीधे स्वर्ग और पृथ्वी के अवशेषों रेलिक्स के बारे में पूछा जो मेरी प्रतिभा में सुधार कर सकें। बद्री यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने कहा कि प्रतिभा सुधारना लगभग असंभव है। उन्होंने समझाया कि आमतौर पर अवशेषों का उपयोग जादूगर अपनी शक्तियों के विकास या चमत्कारिक सुधार के लिए करते हैं, लेकिन प्रतिभा सुधारने वाली कोई चीज़ नहीं होती। उन्होंने ये भी बताया कि स्पेशल रिलिक्स यानी विशेष अवशेष बड़ी ताकतों के हाथों में होते हैं और वे आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं होते। मुझे समझ आ गया कि मुझे अपनी राह खुद बनानी होगी। मैंने बात बदलते हुए कहा कि मैं बस अपने ज्ञान का दायरा बढ़ाना चाहता हूँ। बद्री ने बताया कि ऐसी चीज़ें नीलामी घरों में मिल सकती हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि या तो मैं खुद खोजकर्ताओं की टीम में शामिल हो जाऊं, जिसके लिए मुझे कम से कम लेवल 3 का जादूगर बनना होगा, या फिर मैं सीधे श्रीमान जतिन जॉन माइल्स से इस बारे में बात करूं, जो एक लेवल 5 के जादूगर हैं। ये सुनकर मुझे उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी। घर पर अपनी सोच और पिता की बातों पर विचार करने के बाद गरुड़ ने महसूस किया कि बिना पैसों के रिलिक्स अवशेष हासिल करना लगभग नामुमकिन है। नीलामी घरों में तो अमीर लोग ही बोली लगाते हैं। उसे एहसास हुआ कि अगर उसे तरक्की करनी है तो उसे अपनी काबिलियत साबित करनी होगी, वरना श्रीमान जतिन जैसे उच्च स्तरीय जादूगर भी उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे। फिलहाल स्कूल की लाइब्रेरी ही उसके ज्ञान को बढ़ाने का सबसे बेहतर रास्ता है।
उसने तय किया कि वह अपनी खाली समय का उपयोग पढ़ाई में करेगा और फिर अपने कमरे की ओर लौट गया। सैंड रॉक देश का समतल प्रांत काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ जंगल बहुत हैं और इंसानी आबादी बहुत कम है, जहाँ लोग मुख्य रूप से मछली पकड़ने और वन उत्पाद बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। इसी प्रांत के शैलपुर शहर के घने जंगलों के भीतर पॉइजन डैगर विष खंजर का एक गुप्त ठिकाना छिपा था। रात का समय था। जंगल के बीचों बीच बनी एक झोपड़ी का दरवाजा धीरे से खुला और काले लबादे में लिपटा एक व्यक्ति बाहर आया। ये पॉइजन डैगर का लीडर जसवंत था, जो लेवल 4 का टॉक्सिक जादूगर था। जसवंत लगभग 302 साल का था, लेकिन उसका शरीर काफ़ी कमज़ोर और पीला था, जो उसके जहरीले जादू का परिणाम था। उसने अपना हुड हटाकर आसमान की ओर देखा। तभी एक काला कौवा उड़ता हुआ आया और उसके कंधे पर बैठ गया। उसके पैर में एक संदेश बंधा था। जसवंत ने बिना कोई भाव दिखाए वह संदेश निकाला और अपने हाथ से एक जहरीला जादू किया। चारों ओर एक हरी धुंध फैल गई, जो किसी भी जीवित प्राणी के लिए घातक थी। वह वापस झोपड़ी में चला गया। उसने संदेश पढ़ना शुरू किया। संदेश लक्षित विली के बारे में था, जो एक और प्रतिबंधित प्रयोग करने की तैयारी कर रहा था। जसवंत के मन में डर था कि अगर लक्षित सफल हो गया और लेवल 5 बन गया, तो वह संगठन पर कब्जा कर लेगा। जसवंत की शक्ति उसका प्राकृतिक जहर था, लेकिन उसे लेवल 5 तक पहुंचने में समय लग रहा था। संदेश में ये भी लिखा था कि पुलिस ने पुराने शहर में उनके ठिकाने का पता लगा लिया है और कप्तान तपन के साथ लड़ाई में लक्षित को बढ़त मिली है, जिससे तपन जहरीला होकर मरणासन है। जसवंत को ये जानकर राहत मिली कि तपन खत्म हो रहा है, लेकिन वह लक्षित की बढ़ती ताकत से चिंतित था। उसने फैसला किया कि वह लक्षित के नए ठिकाने की जानकारी पुलिस को लीक कर देगा, ताकि उसकी योजनाएं बीच में ही बर्बाद हो जाएं। इस बीच वह अपनी ताकत बढ़ाने के तरीके ढूंढेगा। उसे कल्याण हॉफर पर भी शक था, जो चालाकी से लक्षित के साथ मिल गया था। उसने झोपड़ी में किसी भी सबूत को न छोड़ते हुए संदेश को राख में बदल दिया और एक नई चाल चलने के लिए तैयार हो गया। बढ़ता दिल। अगली सुबह हमेशा की तरह तैयार होकर मैं नाश्ते के लिए नीचे गया। कल पिता के साथ हुई बातचीत ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि रिलिक्स अवशेष ढूंढने के अवसर को मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। साथ ही मैं खुद पर बेवजह दबाव भी नहीं डालूंगा। लखन का बैकग्राउंड मुझसे बेहतर था, हो सकता है उसे कुछ जानकारी हो। मैं स्कूल पहुंचकर उससे इस बारे में बात करूंगा। जैसे ही मैं डाइनिंग टेबल के पास पहुंचा, माँ लीला ने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया। मेरा भाई भरत हमेशा की तरह सिर हिलाकर अभिवादन कर रहा था। मेरी कुर्सी पर बैठते ही माँ की आवाज़ आई, गरुड़, तुम्हारे पिता से सुना कि तुम्हारा क्लास A1 में ट्रांसफ़र हो गया है। ये खबर परिवार के लिए बहुत अच्छी थी। एक एलीट क्लास में होने का मतलब था कि अब संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी और मैं उन छात्रों की बराबरी कर पाऊंगा जो मेरे साथ ही जागृत हुए थे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जी माँ, स्कूल प्रबंधन ने समय रहते सही फैसला ले लिया। माँ ने मुस्कुराकर बहुत अच्छा कहा, लेकिन पास बैठा भरत मुझे ईर्ष्या भरी नज़रों से देख रहा था। मैंने मन ही मन ठंडी सांस ली। मैं पहले ही तय कर चुका था कि मैं उनसे पैसों की मांग नहीं करूंगा, लेकिन हालात ऐसे हैं कि बिना मदद के आगे बढ़ना मुश्किल है। भरत की यह जलन मुझे परेशान कर रही थी। मैंने उसे नज़रअंदाज किया और नाश्ता खत्म करके स्कूल के लिए निकल पड़ा। स्कूल के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर मैंने अपनी गति धीमी कर दी। कल का दिन तो अच्छा रहा था, आज क्या होगा? मैं प्रतीक्षा क्षेत्र की ओर बढ़ा जहां लखन पहले से मौजूद था। मुझे देखकर उसने हाथ हिलाया। करीब पहुंचकर मैंने पूछा, तुम्हारे माता पिता की क्या प्रतिक्रिया थी? लखन खिलखिलाकर हंस पड़ा। शुरुआत में तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, फिर उन्होंने पुष्टि के लिए मिस्टर वशिष्ठ को फ़ोन लगा दिया। ये सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वशिष्ठ के सामने मेरी पुरानी शरारतें थीं, तो पक्का उन्होंने मेरे बारे में शिकायत की होगी। मैंने लखन के कंधे पर हाथ रखा और हम क्लास की ओर बढ़ गए। चलते चलते लखन ने अचानक पूछा, गरुड़, आज कॉम्बैट क्लास है, क्या तुम्हें लगता है कोई हमें चुनौती देगा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यकीन है कि कोई न कोई तो सामने आएगा। लखन का चेहरा गंभीर हो गया।
मैंने उसे चेताया, लखन, कॉम्बैट क्लास में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल मत करना। क्यों? लखन ने पूछा। मैंने चारों ओर देखा और कहा, फिलहाल हमारी क्लास में 32 छात्र हैं। मुझे यकीन है कि लव के अलावा और भी कई ग्रुप्स होंगे। वे जल्द ही हमें अपने गिरोह में भर्ती करने की कोशिश करेंगे। हमें हालात देखकर फैसला लेना होगा। लखन ने सहमति में सिर हिलाया। फिलहाल मुझे रिलिक्स चाहिए थे। अगर क्लास A1 में कोई अमीर शिकार मिला तो मैं उसका इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करूंगा। एलिवेटर से 6ठी मंजिल पर पहुंचकर हम अपनी क्लास की ओर बढ़े। गलियारे में कुछ छात्र पहले से ही बातें कर रहे थे। हमें देखते ही सबकी नज़रें हम पर टिक गईं। हम सीधे अपनी सीटों पर जाकर बैठ गए। बाहर खड़े होकर रैंक -25 के जादूगर हरीश ने अपने दोस्त से कहा, ये दोनों क्या इतने मजबूत हैं? रैंक -24 के जादूगर प्रतीक ने नाक सिकोड़ते हुए जवाब दिया, मैंने क्लास में पता किया है, ये दोनों हाल ही में जागृत हुए नए छात्र हैं। और उस गरुड़ के पास ग्रेविटी मैजिक, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। हरीश की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने उत्सुकता से पूछा, और दूसरे लड़के के बारे में क्या? प्रतीक हंसते हुए बोला, लखन की जादुई शक्ति तो पेट की गैस से जुड़ी है। ये सुनकर हरीश की हंसी छूट गई। दोनों ठहाके लगाने लगे। उनके लिए यह एक अजीब जोड़ी थी। प्रतीक ने कहा, पहले मैं सोच रहा था कि गरुड़ को अपनी टीम में भर्ती कर लूं, लेकिन दूसरे लड़के की शक्ति के बारे में जानकर मैंने यह इरादा छोड़ दिया। हरीश ने सहमति जताते हुए कहा, सही कहा, हमारा ग्रुप पूरे स्कूल के सामने मजाक नहीं बनना चाहिए। यही हाल अन्य छात्रों का भी था। वे गरुड़ की शक्ति से तो प्रभावित थे, लेकिन लखन की अजीब शक्ति के कारण वे उन्हें अपनी टीम में शामिल करने से कतरा रहे थे। जैसे ही मैं और लखन अपनी सीटों पर बैठे, मैंने महसूस किया कि कई नज़रें मुझ पर टिकी हुई थीं। मैंने आश्चर्य से सोचा कि आखिर मामला क्या है। लखन ने गंभीर स्वर में कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि लोग उसे क्यों देख रहे हैं। जब मैंने आसपास ध्यान से देखा तो पाया कि वे मुझे नहीं, बल्कि लखन को अजीब नज़रों से घूर रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि शायद कल लखन की जादुई क्षमता के बारे में लोगों को पता चल गया है। लखन का चेहरा उतर गया था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि चिंता मत करो, अगर तुम अपनी ताकत का सही प्रदर्शन करोगे तो कोई तुम्हें कम नहीं समझेगा। मैंने भी मन ही मन तय कर लिया कि कॉम्बैट क्लास में मैं इन लोगों को अपनी शक्ति का अंदाजा दे दूंगा। तभी कक्षा में हमारे औषधि निर्माण पोशन मेकिंग के शिक्षक ऋत्विक ने प्रवेश किया। वे 60 वर्ष के एक अनुभवी व्यक्ति थे, जिन्हें देखते ही एक अजीब सा डर महसूस हुआ। किसी ने भी उनके सामने ऊंचे स्वर में बात करने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि लव और उसके साथी भी शांत थे। वे लेवल 3 के पोषण मास्टर थे, लेकिन उनकी असली जादुई शक्ति के बारे में कोई नहीं जानता था। बेलपुर शहर, जो लाल प्रांत का चौथा सबसे बड़ा शहर था, उसके एक गुप्त ठिकाने में लक्षित विली मौजूद था। ये जगह उसके व्यक्तिगत शोध के लिए थी, जिसे उसने एक पुरानी और जर्जर इमारत के बेसमेंट में सुरक्षित बनाया था। लक्षित के सामने 6 चांदी के कंटेनर रखे थे, जिनमें उसके प्रतिबंधित प्रयोगों की कीमती सामग्री थी। वह पूरे संगठन विश्वखंजर पर अपना नियंत्रण जमाना चाहता था, लेकिन उसके रास्ते में सबसे बड़ा कांटा जसवंत था। उसे जसवंत की कोई खबर नहीं थी, जिसने उसे काफी समय से परेशान कर रखा था। लक्षित ने सोचा कि अगर वह कल्याण हॉफर को अपने पक्ष में कर ले तो संगठन पर कब्जा करना आसान हो जाएगा। तभी उसके कम्युनिकेटर पर एक संदेश आया। उसे तपन के बारे में कोई खबर नहीं थी, जो उसके लिए बड़ी हैरानी की बात थी। उसे लगा था कि पुलिस विभाग हमले के बाद आक्रामक हो जाएगा, लेकिन वे शांत थे। उसने कल्याण हॉफर से संपर्क करने का फैसला किया। जैसे ही होलोग्राफिक इमेज प्रकट हुई, कल्याण ने बेलपुर शहर के उस ठिकाने को विश्वखंजर की नई शाखा समझ लिया। लक्षित ने उसे इस गलतफहमी को सुधारने के लिए नहीं टोका। जब लक्षित ने पुलिस विभाग के बारे में पूछा तो कल्याण ने हिकारत से जवाब दिया कि वे अभी भी अपनी जगह से हिले तक नहीं हैं। कोल्ड स्वेट स्माइल। दोपहर होते होते क्लास में हलचल बढ़ने लगी थी। कॉम्बैट क्लास का समय करीब था। गरुड़ और लखन के बारे में तरह तरह की बातें हो रही थीं। जहां टॉप 20 विजार्ड्स इन दोनों नए छात्रों को कोई महत्व नहीं दे रहे थे,
वहीं 20 से 30 रैंक के बीच वाले छात्र गरुड़ और लखन की ताकत को परखने के लिए उत्सुक थे। अधिकतर छात्रों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लव जैसे टॉप रैंक विजार्ड को गरुड़ ने हरा दिया था। वे अपनी आंखों से सच देखना चाहते थे। सबकी नज़रों को महसूस करते हुए गरुड़ ने धीमे से बुदबुदाया, क्या इन लोगों के पास और कोई काम नहीं है? उसे बस किसी ऐसे मौके की तलाश थी जहां वह अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर सके, लेकिन उसे गुस्सा भी आ रहा था कि उसे बार बार खुद को साबित करना पड़ रहा था। क्लास खत्म होते ही सब उठ खड़े हुए। बाहर निकलते समय लव ने तंज कसते हुए कहा, ये जोकर भी कम नहीं हैं। उसके साथ ऋचा ने भी नफरत भरी मुस्कान के साथ कहा, भाई, हमें इन्हें अपनी क्लास A1 की असली ताकत दिखानी चाहिए। गरुड़ ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और लखन के कंधे पर हाथ रखकर उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। वे युद्ध प्रशिक्षण कक्ष कॉम्बैट रूम की ओर चल दिए, जो छठी मंजिल के आखिरी हिस्से में था। युद्ध प्रशिक्षण कक्ष एक विशाल जगह थी। बीच में लड़ने के लिए एक बड़ा मंच बना था और दीवारें ऐसी रणिक तंत्रों रूनक पेंटाग्राम्स से सुरक्षित थीं जो किसी भी टक्कर के बाद खुद ही सक्रिय हो जाती थीं। छात्र धीरे धीरे मंच के चारों ओर इकट्ठा होने लगे। गरुड़ ने देखा कि टॉप विजार्ड्स जैसे भारत और धीरज अपनी आंखों को बंद करके शांति से शिक्षक का इंतजार कर रहे थे। तभी बाहर से भारी कदमों की आवाज आई। एक मजबूत काठी का व्यक्ति कमरे के अंदर आया। उसके अंदर आते ही सबकी सांसें थम सी गईं। गरुड़ को उस व्यक्ति से जो आभा महसूस हुई, वह उसे याद दिला गई कि वह कप्तान तपन के आसपास होता है। गरुड़ समझ गया कि यह शिक्षक लेवल 4 के जादूगर हैं। इस स्कूल में हेडमास्टर के अलावा एक और लेवल 4 विजार्ड का होना गरुड़ के लिए चौंकाने वाला था। शिक्षक ने अपनी नज़रें गरुड़ और लखन पर टिकाईं। उनका व्यक्तित्व 50 वर्ष के व्यक्ति जैसा था, कद 6 फीट था, बाल लाल थे और उन्होंने जादुई लबादे के बजाय कॉम्बैट सूट पहन रखा था। शिक्षक ने एक भारी आवाज में कहा, ठीक है, मैं हूं फ्रीमन नवल, लेवल 4 नकल वेपन विजार्ड। नकल वेपन यानी अपनी मुट्ठियों से सामने वाले की हड्डियों को चूर चूर कर देने की कला। लखन उनके नाम को सुनकर घबरा गया, लेकिन गरुड़ शांत रहा। शिक्षक ने सबको संबोधित करते हुए कहा, मैंने सुना है कि आप लोगों का मॉन्स्टर हंटिंग ट्रिप अच्छा रहा। लगता है मेरी ट्रेनिंग बेकार नहीं गई। तभी रैंक 4 के छात्र फरहान ने पूछा, शिक्षक, क्या भविष्य में कोई और मॉन्स्टर हंटिंग ट्रिप होगी? फ्रीमन नवल ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं पता। जब तक नए हेडमास्टर की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक इसके बारे में सोचना असंभव है। शिक्षक ने बात को बदलते हुए कहा, ठीक है, बातें बंद करो। अब कॉम्बैट का समय है। जो भी अपनी रैंक बदलना चाहता है, वह आगे आकर चुनौती दे सकता है। उनके कहते ही कई नज़रों ने गरुड़ और लखन को निशाना बनाया। तभी रैंक -30 के छात्र नकुल निकफोर्ड ने मंच पर कदम रखा और कहा, शिक्षक, मैं गरुड़ को चुनौती देना चाहता हूँ। नकुल क्लास का सबसे कमज़ोर छात्र माना जाता था और वह अपनी रैंक गिरने से डरा हुआ था। उसने सोचा कि नए छात्रों को चुनौती देना आसान होगा। फ्रीमन नवल की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने घोषणा की, रैंक 30 नकुल, गरुड़ जो अभी अनरैंक है को चुनौती दे रहा है। गरुड़, अगर चाहो तो तुम इस चुनौती को अस्वीकार भी कर सकते हो। पूरी क्लास की नज़रें अब गरुड़ पर टिकी थीं। हर कोई ये देखना चाहता था कि क्या गरुड़ की ताकत केवल अफवाह है या हकीकत। परिक्रमा करते दिल। युद्ध प्रशिक्षण कक्ष में दोपहर का समय था। नकुल गरुड़ को एक चुनौती भरी नज़रों से देख रहा था। क्लास में वह हमेशा सबसे कमज़ोर समझा जाता था और अब उसे अपनी ताकत साबित करने का मौका मिला था। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, जो साफ बता रही थी कि वह इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। क्लास के बाकी छात्र भी इस द्वंद्व के लिए उत्साहित थे। यहाँ तक कि वे शीर्ष छात्र भी, जो आमतौर पर दूसरों की परवाह नहीं करते थे, इस बार गरुड़ और नकुल की लड़ाई देखने के लिए उत्सुक थे। वीर और धीरज जैसे छात्रों के चेहरे पर तो कोई भाव नहीं था, वे बस शांति से खड़े थे, मानो उन्हें इस लड़ाई से कोई मतलब ही न हो। तभी फरहान ने उपहास करते हुए कहा, सोचो, क्लास मॉनिटर होकर भी लव एक नए लड़के से हार गया था। कितना अपमानजनक है ये। उसकी आवाज़ में मजाक साफ था, जिसे सुनकर लव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया।
गरुड़ अभी भी अपने विचारों में खोया था कि शिक्षक फ्रीमन नवल की आवाज़ ने उसे वापस हकीकत में ला खड़ा किया। गरुड़ को महसूस हुआ कि उसे प्रतिक्रिया देने में थोड़ी देर हो गई है, इसलिए वह तेजी से मुख्य मंच की ओर बढ़ गया। रास्ते में लखन ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जैसे वह कह रहा हो कि सब संभाल लेना। गरुड़ ने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसे पता था कि नकुल जैसे छात्र को हराना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मंच पर पहुंचते ही फ्रीमन नवल ने हाथ का इशारा किया और मंच के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा रूनिक डोम सक्रिय कर दिया, जिससे बाहर खड़े छात्र लड़ाई के प्रभावों से सुरक्षित रहें। गरुड़ ने अपने मन में प्रणाली को सक्रिय किया और नकुल की स्थिति जांची। उसे साफ दिख रहा था कि नकुल की क्षमताएं उससे कम हैं। नकुल ने अपना पहला दांव खेला और 2 अग्नि गोले फायरबॉल्स गरुड़ की ओर फेंके। बाहर खड़े छात्र बस ये देख रहे थे कि आग के गोले गरुड़ की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे ही अग्नि गोले गरुड़ के करीब पहुंचे, उसने बिना समय बर्बाद किए गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र ग्रेविटी फील्ड सक्रिय कर दिया। मंच पर मौजूद अदृश्य गुरुत्वाकर्षण के भारी दबाव के कारण वे अग्नि गोले गरुड़ के पास पहुंचने से पहले ही हवा में बिखर गए। बाहर खड़े छात्र हक्के बक्के रह गए। उन्हें लगा कि अग्नि गोले शायद ईंधन खत्म होने की वजह से बुझ गए। लखन के चेहरे पर एक मुस्कान थी, क्योंकि उसे पता था कि गरुड़ ने क्या किया है। उधर नकुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मेहनत से बनाए गए गोले अचानक गायब कैसे हो गए। वह फिर से पूरी ताकत के साथ आग के गोले बनाने लगा, ये सोचकर कि शायद पिछली बार कोई चूक हुई होगी। मंच के बाहर खड़े लव और उसके साथी भी भ्रमित थे। उन्हें लग रहा था कि गरुड़ का बचाव केवल संयोग था, लेकिन गरुड़ शांत था। वह जानता था कि असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। परिक्रमा करते दिल।